हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 633 नए केस सामने आए, वहीं 6 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में फिलहाल 3,957 एक्टिव मरीज हैं। प्रदेश के 6 जिलों में एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ है। गुरुग्राम में 104, करनाल में 95, अंबाला में 91, कुरुक्षेत्र में 85, फरीदाबाद में 51 और पंचकुला में 46 नए केस सामने आए हैं। किसानों का आंदोलन लगातार 114वें दिन जारी है। किसान आज मुजारा लहर दिवस मनाएंगे। वहीं किसान खेती बचाओ के तहत मंडियों में प्रदर्शन करेंगे। किसान अपने आंदोलन को तेज करने के नई रणनीति बना रहे हैं। कुरुक्षेत्र में किसानों ने हाथ में बोर्ड लेकर लोगों से किसान आंदोलन को समर्थन देने की अपील की। किसानों ने अपील की है कि वो हॉर्न बजाकर किसान आंदोलन को मजबूती दे। इस मुहिम के लिए किसान हर रोज कुरुक्षेत्र के अलग अलग चौराहों पर खड़े होकर लोगों से अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मुहिम के दौरान किसी भी तरह से वाहनों की आवाजाही को असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। बजट सत्र के आखिरी दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। आखिरी दिन कई विधेयक भी पास हुए। जो विधेयक पास हुए उनमें संपत्ति क्षति वसूली बिल, हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक और हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2021 शामिल है। विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान पक्ष और विपक्ष आमने सामने हुए। गीता भुक्कल ने सदन में जेबीटी टीचर्स और सरकारी संस्थानों का मुद्दा उठाते हुए सरकार से सवाल किए। गीता भुक्कल ने कहा कि सरकार ने निजी संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी जेबीटी संस्थानों को बंद करवाया है। इस दौरान सदन में भी गहमागहमी हुई। विपक्ष के सवाल का शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार सिर्फ मौजूदा और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रख रही है। मौजूदा वक्त में जेबीटी टीचर्स की डिमांड है ही नहीं, इसलिए गैर जरूरी संस्थानों को बंद किया गया। विधानसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार जॉब ओरिएंटेड कोर्स को प्राथमिकता दे रही है ताकि भविष्य की जरूरतों को पूरा किया जाए। पलवल के अहरवा गांव के सरकारी स्कूल में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। छेड़छाड़ का आरोप स्कूल के ही टीचर पर लगा। मामले की शिकायत करने पर स्कूल के स्टाफ ने मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब गांव के लोगों के विरोध के चलते मामला सदर थाना पुलिस तक पहुंचा, तब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपी टीचर को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। सोनीपत रोडवेज डिपो के वर्कशॉप के कर्मियों ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जहां 4.5 लाख की लागत से पुरानी बस को लग्जरी बस का रूप दिया गया। सोनीपत से चंडीगढ़ की यात्रा करने वाले लोगों के लिए सफर सुहाना बनाने के लिए किराए में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। साधारण किराए के साथ आधुनिक सुविधाएं बस के अंदर उपलब्ध कराई गई हैं। इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमण को देखते हुए इन बसों से यात्रा करने वाले बिना मास्क के यात्रियों को मास्क और सैनिटाइजर भी उपलब्ध करवाया जाएगा। दरअसल बस डिपो के वर्कशॉप के कर्मियों ने 5 साल पुरानी बसों को नया रूप देते हुए लग्जरी में बदल दिया है। इस बस में यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, पंखे, डस्टबिन के साथ साथ मनोरंजन की भी सुविधा दी गई है। सोनीपत रोडवेज डिपो के जीएम राहुल जैन ने बताया कि यह बस 5 साल सड़क पर चल चुकी थी और करीब 10 लाख किलोमीटर का सफर पूरा कर चुकी है। करीब 1.5 महीने की कड़ी मेहनत के बाद वर्कशॉप में इसे नए सिरे से तैयार किया गया। फरीदाबाद की बड़कल झील के पास एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक युवक ज्वेलरी शॉप चलाता था। देर रात बड़कल के सरकारी होटल ग्रे फाल्कन में शराब पीने के लिए आया करता था। होटल से बाहर निकलने के बाद उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी की माने तो हरीश अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर सरकारी होटल में गया था, जहां पर उसने शराब पी और कुछ खाया पिया भी था। बाद में हरीश का शव होटल के बाहर ही मिला। पानीपत में एक कलयुगी पिता की काली करतूत सामने आई है, जहां एक पिता पर 3 साल की मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म की कोशिश के आरोप लगे।
कलयुगी पिता के इस करतूत की शिकायत करने वाली मासूम बच्ची की मां के मुताबिक बेटी के साथ इस तरह की हरकत के बाद शख्स फरार हो गया था। मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मेडिकल जांच में भी बच्चे के साथ की गई करतूत की पुष्टि हुई। पुलिस ने कलयुगी पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि पीड़ित बच्चे की मां की ओर से दर्ज शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की गई और आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से 9वीं में 11वीं क्लास की परीक्षा के लिए डेटशीट जारी कर दी है। बोर्ड की ओर से जारी सूचना के मुताबिक दोनों क्लास की परीक्षाएं 26 मार्च से शुरू होंगी। 9वीं कक्षा की परीक्षाएं 8 अप्रैल और 11वीं कक्षा की परीक्षा 16 अप्रैल को खत्म होंगी। 26 मार्च को 9वीं क्लास की अंग्रेजी और 11वीं के लिए सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर इस बार कोविड संक्रमण को देखते हुए कई नियमों को भी लागू किया गया है। साइबर सिटी गुरुग्राम के खिड़की दौलत थाने को नई सौगात मिली है। गुरुग्राम के सेक्टर 83 इलाके में निजी बिल्डर ने अपनी जमीन पर थाना बनवाकर गुरुग्राम पुलिस को सौंप दिया। इस मौके पर गुरुग्राम पुलिस के कमिश्नर के राव ने थाने का उद्घाटन किया। इस थाने के खुलने से स्थानीय लोगों को काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि गुरुग्राम का सेक्टर 82, 83 और आसपास का पूरा इलाका खिड़की दौलत थाने के इलाके के अंतर्गत आता है, जिससे लोगों को थाने में संपर्क करने में मुश्किल नहीं होगी। करनाल विजिलेंस टीम ने नगरपालिका के अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया। दरअसल नगरपालिका का अकाउंटेंट पर इंद्री में डीसी रेट पर कार्यरत सैनिटरी इंस्पेक्टर से नौकरी जारी रखवाने की एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। आरोपी अकाउंटेंट प्रवीण कुमार की पत्नी संतोष देवी विजिलेंस विभाग में ही एएसआई के तौर पर कुरुक्षेत्र में तैनात है। विजिलेंस इंस्पेक्टर जगत सिंह ने बताया कि उन्हें विकास तोमर ने पहले मोबाइल पर संपर्क किया और फिर शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि उससे अकाउंटेंट पिछले करीब 1 सप्ताह से 20,000 रुपए की मांग कर रहा है। गोलाचीका में नाराज बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने एसडीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने एसडीओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कर्मचारियों का आरोप है कि एसडीओ ने अपने चहेते कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों की अनदेखी की। इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने एसडीओ की मिलीभगत से 44 लाख रुपए का गबन का आरोप तक लगाया। एसडीओ ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया। किसान आंदोलन के बाद तो जैसे देश में आंदोलन और हड़तालों की बाढ़ सी आ गई है। सोमवार और मंगलवार यानी 2 दिन की बैंकों की हड़ताल के बाद अब एलआईसी कर्मचारियों ने वीरवार को विनिवेश के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल की। उधर एलआईसी की सभी ब्रांच में ताला लगा दिया गया। मौजूदा समय में करीब 1,14,000 कर्मचारी एलआईसी में काम करते हैं। सिरसा में निजीकरण के विरोध में एलआईसी के कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू की। गुरुवार को कर्मचारियों ने सर्कुलर रोड पर एलआईसी कार्यालय के सामने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। कह रहे हैं कि 3 साल से ज्यादा समय से कर्मचारी रिवीजन की मांग कर रहे हैं। बार बार बातचीत हुई लेकिन मांग पूरी नहीं हो रही। कर्मचारियों ने कहा है कि सरकार ने बजट सत्र के दौरान आईपीओ लाकर इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण का फैसला लिया, इसका भी विरोध किया जा रहा है। एलआईसी के कर्मचारियों की नीतियों के खिलाफ एक दिन की हड़ताल पर कर्मचारी गए। नीतियों के खिलाफ कर्मचारी गए। कर्मचारियों के हड़ताल पर होने के चलते पूरे देश के लगभग 2,000 ब्रांचों में काम ठप हुआ। कह रहे हैं कि सरकार एलआईसी का निजीकरण करना चाहती है, हम विरोध करते हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि सरकार द्वारा एलआईसी में विदेशी निवेश को बढ़ाकर 74% करने का विरोध है इनका। अगर सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती तो आगे भी हड़ताल जारी रखेंगे। हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन ने शिक्षकों की ड्यूटी और शैक्षणिक कार्यों में लगाने का विरोध किया है। इस दौरान गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करने के लिए शिक्षा मंत्री के नाम बीडीपीओ को ज्ञापन भी सौंपा गया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। वहीं नाराज टीचर्स ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर ड्यूटी करने का बहिष्कार किया। सोना में वार्षिक बजट 21-22 के लिए 50 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट पास किया गया। बजट पास करने के लिए बुलाई गई बैठक में कुछ नगर पार्षदों ने अपनी आपत्ति भी जतानी चाहिए, लेकिन वो आपत्ति दर्ज नहीं करा पाए, जिसके बाद सर्वसम्मति से बजट को पास कर दिया गया। बजट के लिए बुलाई गई इस बैठक में कुछ नगर पार्षदों ने परिषद को हुई कमाई और निर्धारित किए गए बजट पर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए, लेकिन मीटिंग में उनकी बात नहीं सुनी गई। गोहाना में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नगर परिषद का अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। अभियान के चलते शहर में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के बाहर रखे सामान को जब्त कर लिया गया।
नगर परिषद ने यह अभियान शहर में अंबेडकर चौक मुख्य बाजार से लेकर मेन चौक पुरानी अनाज मंडी सिविल रोड से जींद रोड पर चलाया है। अभियान के चलते किसी भी दुकानदार को नहीं बख्शा। बराड़ा पुलिस ने एक जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान के बारे में अधिक जानकारी साझा करते हुए थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि उन्होंने बराड़ा मीन बाजार में कार्यरत पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर एक अभियान चलाया। इस अभियान में उन्होंने बाजार में बिना मास्क के खरीदारी करने आए लोगों को मास्क बांटे। साथ ही उन्होंने सभी लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक भी किया और सबको बताया कि कोरोना अभी गया नहीं है। गोहाना पुलिस ने शहर में बढ़ती वारदातों को लगाम कसने की तैयारी कर ली है। पुलिस अब हर नाके पर वाहन चेकिंग का अभियान चला रही है। साथ ही जो लोग ट्रैफिक के नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निकिता खट्टर ने बताया कि पिछले दिनों हुए स्वर्णकार लूट और दोहरे हत्याकांड को देखते हुए पुलिस अब एक्शन मोड पर है। एक हफ्ते में पुलिस ने करीब 9,50,000 का चालान काटा। गुरुग्राम के सेक्टर 56 अलकनंदा अपार्टमेंट्स में 13 महीने की मासूम बच्ची के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल केयरटेकर ने बच्ची के साथ मारपीट की, जिसके चलते मासूम की किडनी लीवर में गंभीर चोटें आई। बच्ची को नाजुक हालत में वेंटिलेटर पर रखा गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी केयरटेकर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी केयरटेकर नाबालिग थी, जिसके चलते बच्ची के माता पिता के खिलाफ भी 18 साल से कम उम्र की केयरटेकर रखने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ। नांगल चौधरी टोल पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। टोल प्लाजा पर 2 दिन पहले हुए हमले के विरोध में वीरवार को जाट धर्मशाला में क्षेत्र के लोगों की महापंचायत हुई। महापंचायत में भारी संख्या में लोग पहुंचे, जिसके बाद लोगों ने सीधे टोल के लिए कूच किया। टोल को फ्री करवा के धरने पर बैठ गए। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। लोगों को खूब समझाया, लोग माने नहीं। गुस्साए ग्रामीण जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की लगातार मांग पर अड़े रहे। बाद में आला अधिकारियों को सूचना दी गई, जिसके बाद डीएसपी हेडक्वार्टर नरेंद्र कुमार भी मौके पर पहुंचे। सफेदों के गांव आफ्ताबगढ़ में 2 भाइयों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद एक भाई ने दूसरे भाई पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। दरअसल टूरिस्ट वीजा पर आए भूपेंद्र सिंह बच्चों को लेकर इटली जाना चाहता था, जिस पर दूसरे भाई ने इस बात के विरोध किया तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट के दौरान दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल दोनों को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोनीपत में वीरवार को एक खौफनाक वारदात सामने आई, जहां एक पुलिसकर्मी ने अपनी रिवॉल्वर से कैदी को 3 गोलियां मार दी, जिसके बाद अजय उर्फ बिट्टू को गंभीर रूप रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान अजय की मौत हो गई। गोलीबारी की पूरी घटना सोनीपत अदालत परिसर से ही सामने आई है। यहां दूसरी तरफ अजय के पिता की भी गांव में ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई। पलवल के गांव गन्नीकी में बच्चों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि गांव के सरपंच को जान से हाथ धोना पड़ा। पुलिस के मुताबिक बच्चों के झगड़े के बीच सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के बेटे और बहू पर तेज धारदार हथियार से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल किया गया। पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करनाल में हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शिवरात्रि के उत्सव में 5 से 6 युवकों ने दीपक नाम के युवक पर चाकू से हमला किया था। हमले में घायल दीपक की मौत हो गई थी। हमले के बाद सभी आरोपी फरार चल रहे थे, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन कर 3 आरोपियों को काबू कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। उनकी तलाश में भी पुलिस लगी हुई है। थाना सिटी प्रभारी संदीप ने बताया कि 3 आरोपियों को पुराना बस अड्डा के नजदीक करनाल से गिरफ्तार किया गया। बता दें कि शिवरात्रि वाले दिन उनकी आपस में कहासुनी हो गई, जिसके बाद आरोपियों ने 4 साथियों के साथ मिलकर दीपक की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। फरीदाबाद की सराय ख्वाजा टोल प्लाजा के पास हुई 36,40,000 रुपए की लूट मामले में क्राइम ब्रांच बदरपुर बॉर्डर ने खुलासा किया। क्राइम ब्रांच की टीम ने इस मामले में 7 आरोपियों को अरेस्ट किया। टीम ने आरोपियों के कब्जे से लूट के 31,72,000 रुपए बरामद किए हैं। मामले में खुलासा करते हुए टीम ने बताया कि लूट की पूरी साजिश कंपनी के 2 कर्मचारियों ने रची थी। पानीपत के गांव नारायणा में नहर के पास सेल्फी लेते हुए 2 युवक नहर में डूब गए। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने एक युवक को तो बचा लिया, लेकिन दूसरे युवक की तलाश अब भी जारी है। लापता युवक के साथी का कहना है कि वो दोनों नहर के पास सेल्फी ले रहे थे, तभी उसके साथी का पैर फिसल गया और वो नहर में जा गिरा। जब वो अपने साथी को बाहर निकालने के लिए कोशिश करने लगा तो वो भी नहर में जाकर गिर गया।
गनीमत रही कि मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने एक युवक को बाहर निकाला, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के चलते दूसरे युवक को बाहर नहीं निकाला जा सका। वो तेज बहाव के साथ बह गया। झज्जर बहादुरगढ़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक अनियंत्रित कैंटर दुकान में जा घुसा। इस दौरान दुकान में लगा टीन शेड पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इस हादसे में दुकानदार को करीब 90,000 का नुकसान हुआ। मौके पर मौजूद कैंटर चालक को दुकानदार ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। दुकानदार ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। बल्लभगढ़ बलेरना फ्लाईओवर के नजदीक एक युवक की संदिग्ध हालत में दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवा दिया। पुलिस ये अंदेशा लगा रही है कि युवक ने आत्महत्या की है। मृतक की पहचान आदर्श नगर निवासी महेश भाटी के रूप में की गई है। पुलिस आगे की तफ्तीश परिजनों के बयान के आधार पर कर रही है। रोहतक के टिटौली गांव में एक सर्जिकल उपकरण फैक्ट्री में हादसा हो गया। इस दौरान फैक्ट्री में भट्टी फटने से एक मजदूर झुलस गया, जिसे इलाज के लिए पीजीआई भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि मजदूर 100% तक झुलस गया है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि फैक्ट्री प्रबंधन बॉयलर फटने की वजह से मजदूर की लापरवाही बता रहे हैं। बॉयलर फटा यानी मजदूर लापरवाह। इस मामले में कुछ भी बोलने को आगे तैयार नहीं। विश्व में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 12.19 करोड़ के पार चला गया, जबकि अब तक 26.95 लाख से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। इस बीच ब्राजील में एक दिन के भीतर 90,000 कोरोना के मामले सामने आए। उधर बुल्गारिया में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 दिनों का देशव्यापी लॉकडाउन लगा दिया गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन अपनी विदेश यात्रा पर 19 से 21 मार्च तक नई दिल्ली आने वाले हैं, जहां वे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिलेंगे। अमेरिका के शीर्ष रक्षा विशेषज्ञ ने कहा है कि देश के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का भारत दौरा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को और मजबूत करेगा। अमेरिका इस वक्त बड़ी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। अमेरिका के 5 राज्यों में 20 से ज्यादा बवंडरों ने तबाही मचा दी है। अमेरिका में आए तूफान की वजह से कई इलाकों में लोगों के घर, बिजली के खंभे, गाड़ियां, पेड़ पौधे सब उखड़ गए। यहां जिस रास्ते से बवंडर निकला वहां चारों तरफ तबाही का ऐसा मंजर दिखाया कि रूह कांप उठी। अमेरिका के दक्षिणी राज्यों से तेज तूफानी हवाएं चल रही हैं, साथ ही बीच बीच में ओले भी पड़ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे। मौसम विभाग ने अलबामा, मिसिसिपी, मिसौरी के 1 दर्जन से ज्यादा शहरों के लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की चेतावनी जारी की है। साथ ही लगातार रेडियो या स्मार्टफोन के जरिए अपडेट लेने की सलाह दी है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार 20वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं, इससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 91 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर, डीजल की कीमत 81 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर है। और सोने की कीमतों में भारी गिरावट के साथ खुदरा आभूषण उद्योग में इस साल 30 से 35% तेजी की उम्मीद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक गतिविधियों के कोरोना पूर्व पर पहुंचने और सोने की कीमतों में नरमी से सुधार को गति मिलेगी। खबर खेल जगत से। भारत ने इंग्लैंड को T20 सीरीज के चौथे मैच में 8 रन से हरा दिया। भारत की इस जीत के साथ ही 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर हो गई। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारत ने 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 185 रन बनाए। टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों में लगे पहलवान बजरंग पूनिया ने सोनीपत में भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र में राष्ट्रीय शिविर से जुड़ने के बाद गुरुवार को कोविड-19 का पहला टीका लगवाया। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बने, जबकि ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु ने आसान जीत के साथ अंतिम 8 में प्रवेश किया। भारतीय अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचता शरद कमल ने टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये चौथी बार है जब वो भारत की तरफ से ओलंपिक में हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड के सीएम की ओर से दिए गए बयान के मामले में अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी अपनी राय दी है। अभिनेत्री ने युवाओं को फटी जीन्स पहनने का सही तरीका बताया।
अभिनेत्री कंगना रनौत अगले महीने पर्दे पर लौट रही हैं। उनकी फिल्म थलाइवी के ट्रेलर का भी मुहूर्त निकल आया है। फिल्म थलाइवी का ट्रेलर कंगना रनौत के जन्मदिन यानी 23 मार्च को रिलीज होगा। एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु का मुहूर्त पूजन गुरुवार को रामलला के दरबार में हुआ। अभिनेता अक्षय कुमार, अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीज, नुसरत भरूचा सहित फिल्म की टीम गुरुवार को अयोध्या पहुंची। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव पर धमकी देने का और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा है। उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। फिल्म निर्देशक राजकुमार पांडे ने अभिनेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। निर्माता का आरोप है कि खेसारी लाल यादव ने उनके बेटे प्रदीप पर सोशल मीडिया के जरिए अभद्र टिप्पणी की और धमकी भी दी। अभिषेक बच्चन की फिल्म चेहरे के ट्रेलर में रिया चक्रवर्ती की झलक दिखाई दी। रिया को अभी तक फिल्म के पोस्टर और टीजर से गायब रखा गया था। ट्रेलर में रिया की झलक दिखाने के पीछे आनंद पंडित फिल्म के कलाकारों के प्रति अपने समर्पण को बड़ी वजह बताते हैं। वो ये भी